Hello everyone, this is your tutor from ETC Biotechnology Education YouTube channel. Here I am going to explain you module number 4 of Engineering Maths. Module number 4 of Engineering Maths 5. And this is part number 3. मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जिसमें मैंने टी टेस्ट एक्सप्लेन किया था एंड काई स्क्वायर टेस्ट भी डिस्कस किया था एंड फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस किया था विच आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. सो वॉच दैट सेशन ऑल्सो एंड आफ्टर दैट you can see this lecture. So in this lecture we will discuss about the F distribution. So F test जो है हम इस वीडियो में देखेंगे. सो बेसिकली हम लोग जो है टी टेस्ट देख लिए हैं. फर्स्ट वन वॉज टी टेस्ट या फिर जिसको हम लोग जो है स्टूडेंट टेस्ट भी कहते हैं, स्टूडेंट टेस्ट. फिर सेकंड जो था वो था हमारा काई स्क्वायर टेस्ट. सो ये दोनों टेस्ट हमने देख लिए हैं, कंडीशंस भी देख लिए थे इसके, और इसको हम लोग जो है कब अप्लाई करते हैं एंड इसका जो हाइपोथेसिस जो होती है, नल हाइपोथेसिस कब एक्सेप्ट होती है, कब रिजेक्ट होती है. सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द कंडीशन. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन you in detail about the F test. So let's start the discussion. सो एफ टेस्ट क्या होता है? इन स्टैटिस्टिक्स एफ टेस्ट इज़ एनी टेस्ट टू कंपेयर टू वेरिएंसेस. सो दो वेरिएंस को अगर हमें कंपेयर करना है तो उनके लिए हम लोग जो है एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं. एफ टेस्ट यूटिलाइज टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस इफ द वेरिएंस फ्रॉम द टू पॉपुलेशन आर इक्वल. सो बेसिकली एफ टेस्ट का यूज़ हम लोग करते हैं नल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए जब दो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो जो है सेम होगा, तब हम लोग जो है एफ टेस्ट को यूज़ करते हैं नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए. एफ टेस्ट यूटिलाइजेज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्मॉल सैम्पल साइज नंबर. सो बेसिकली एफ टेस्ट जो होता है ये जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करता है जिसमें सैम्पल साइज जो होती है वो कम होती है. लाइक जो सैम्पल साइज होगी वो लेस देन 30 होनी चाहिए. सो we use the F test for the small sample size, that is the sample size should be less than 30. So this is F test. Let's see what is F distribution application. So F test for equality of population variances. सो एफ टेस्ट बेसिकली वहाँ पे यूटिलाइज़ करा जाता है जहाँ पे दो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो इक्वल होता है. सो इसका एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन तो इसका ये होता है कि विद टू इंडिपेंडेंट सैम्पल दैट इज़ x1 x2 अप टू द xn1 and y1 y2 y3 up to the yn2 have been drawn from the normal population with same variance as square. सो दो इंडिपेंडेंट सैम्पल मान लेते हैं x1 x2 अप टू दी xn1, और दूसरा जो है हमारा इंडिपेंडेंट सैम्पल जो है वो y1 y2 से लेकर के yn2 तक है. इनको जो है हम लोग नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉ करे हुए हैं, मतलब वहाँ से हम लोग इन दोनों इंडिपेंडेंट सैम्पल को निकाले हैं जिनका वेरिएंस जो है वो सेम है, दैट इज़ एस स्क्वायर. सो इन दोनों का वेरिएंस जो है सेम है. ये एक एप्लीकेशन यहाँ पर हो गया. दूसरा एप्लीकेशन क्या होगा हमारा? when whether two independent estimates of the population variance are homogeneous or not under the null hypothesis. सो दो इंडिपेंडेंट जो एस्टिमेट्स हैं पॉपुलेशन वेरिएंस के वो होमोजीनस हैं कि नहीं हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत, उस चीज़ को भी हम लोग जो है देख सकते हैं बाय यूजिंग द एफ टेस्ट. सो दैट्स वाई इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसमें फर्स्ट थिंग हम लोग जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ फॉर सैम्पल नंबर 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सैम्पल नंबर 2 का वेरिएंस. सो सैम्पल नंबर x का जो है हमारा ये वेरिएंस है एंड ये सैम्पल नंबर y, दोनों का जो वेरिएंस है वो सेम है, तो हम लोग इसको जो है सिंपली लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर. सो ये हो गया हमारा. दूसरा है
two independent estimates of the population variance are homogeneous at f is given by, so अगर homogeneous होता है under the null hypothesis then f would be given by sx square upon sy square. So this is really important and as well as easy also, because in f distribution you just have to remember this formula, that is f is equal to sx square upon sy square. So ये x जो है हमारा फर्स्ट सैम्पल है एंड y जो है हमारा सेकेंड सैम्पल है. सो लेट्स मूव अहेड. सो यहाँ पे हमारा जो एस एक्स स्क्वायर जो है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो दैट वुड बी कैलकुलेटेड बाय समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार टू द होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1. सो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा जो है n1 एस एक्स के लिए जो सैम्पल नंबर है दैट इज़ n1. सो दैट इज़ वाई the formula used here is sx square is equal to summation x minus x bar to the whole square upon n1 minus 1. एंड सेम कंडीशन जो है y के लिए भी हो जाएगी. तो एस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन y माइनस वाई बार स्क्वेयर अपॉन n2 minus 1. So in this way you can calculate the value of s. So in this way you can calculate the value of sx square and the sy square. So ये जो है अनबायस्ड एस्टिमेट होते हैं दो सैम्पल के, दो नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉ किए जाते हैं. दैट इज़ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2. अगर हमारा जो f कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस दैन दी f टेबुलेटेड वैल्यू देन जो वैल्यू होगी वो एक्सेप्ट होगी, और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है इट मीन्स वैल्यू जो है वो रिजेक्ट होगी. सेम सॉरी सो सेम कंडीशन जो है यूज़ हुई थी काई स्क्वायर टेस्ट में, जहाँ पे हमारा जो है काई स्क्वायर टेस्ट जो था टी टेस्ट था. तो इसमें भी सेम चीज़ है कि हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू होना चाहिए एफ़ का दैट मस्ट बी लेस दैन दी टेबुलेटेड वैल्यू. अगर वो टेबुलेटेड वैल्यू से कम है इट मीन्स आपकी जो हाइपोथेसिस होगी वो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी. सो देयर आर टू कंडीशन एज आई हैव डिस्कस्ड इन दी काई स्क्वायर टेस्ट ऑल्सो. सो अगर काई स्क्वायर टेस्ट में काई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी जो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबुलेटेड वैल्यू से कम है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है अगर टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है इट मीन्स हाइपोथेसिस जो होगी वो रिजेक्ट होगी. ये हो गया काई स्क्वायर टेस्ट. फिर हमारा एफ टेस्ट आ गया. इस टेस्ट में भी यही है कि जो एफ़ की वैल्यू होनी चाहिए ये कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी जो है टेबुलेटेड वैल्यू से कम होनी चाहिए. इस टाइम पर जो हाइपोथेसिस होगी वो एक्सेप्ट होगी, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होती है इस टाइम पर हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द फॉर्मूला. सो इन एफ टेस्ट देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर. फर्स्ट थिंग इज़ दैट जो हमारी एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट वुड बी एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एस एक्स स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे समेशन एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1, और एस वाई स्क्वायर की जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1. तो ये हमारा एस एक्स और एस वाई स्क्वायर का जो है फॉर्मूला हो गया. ये चीज़ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ द केस वेयर यू कैन make a decision like hypothesis will be either accepted or rejected. So you have to see the condition of calculated value and the tabulated value. So this is really important, and there are only two things you have to remember about. First is a formula and second is the case whether to accept the hypothesis or to reject the hypothesis. So that is really important as well as easy, so you can easily solve this question in your examination. Now the next question is the IQ levels. The IQ levels 25 students from one college showed a variance 16 and those of an equal number from the other college variance 8.
So f for the 5% is given as 1.98 and f for 1% is given 2.62. सो यहाँ पे हमें एक कॉलेज का 25 स्टूडेंट्स का IQ लेवल चेक करा गया, तो एक कॉलेज में जो वेरिएंस आया वो 16 आया एंड दूसरे में जो है 8 आया. सो हमें बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि हमारी जो हाइपोथेसिस होगी वो एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी. सो बेसिकली वी नीड दो सैम्पल का हमें वेरिएंस दिया हुआ है. सो सैम्पल नंबर 1 इज़ फ्रॉम कॉलेज 1, सो दैट वुड बी हमारा SX मान लेते हैं, कॉलेज जो 1 है उसका है, तो उसका वेरिएंस हमें दिया हुआ है 16. सो सैम्पल नंबर 1 का हमें जो है कॉलेज 1 से जो है वेरिएंस जो है वो 16 दिया हुआ है. सेकेंड कॉलेज मान लेते हैं Y है, उसका जो वेरिएंस है वो हमें 8 दिया हुआ है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो f की वैल्यू इज इक्वल टू SX स्क्वायर अपॉन दी SY स्क्वायर, सो दैट वुड बी इक्वल टू 16 अपॉन 8. सो अगर इसको सॉल्व करिए तो हम लोगों की जो f की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी. यहाँ से हमारी f की वैल्यू 2 आ गई. और अब हम लोग देखते हैं कि f कैलकुलेटेड वैल्यू तो हमारी 2 आ गई. अब टेबुलेटेड वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे तो f की वैल्यू f कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर दैन f. 5% के लिए जो वैल्यू है वो है हमारी 1.98. सो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 2 जो है इट इज़ ग्रेटर दैन 1.98. और फिर 1% के लिए हमारी जो वैल्यू है वो है टेबुलेटेड वैल्यू दैट इज़ 2.62. तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेसर दैन दी टेबुलेटेड वैल्यू. सो बेसिकली फॉर 5% द f कैलकुलेटेड, लेट मी राइट इट क्लियरली. सो फॉर 5% के लिए हमारा जो वैल्यू है f कैलकुलेटेड की वैल्यू दैट इज़ 2 इज़ ग्रेटर दैन f टेबुलेटेड जिसकी वैल्यू जो है 1.98 है. और 1% के लिए अगर देखें तो f कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है 2 है विच इज़ लेस दैन दी f टेबुलेटेड जिसकी वैल्यू जो है 2.62 है. सो इन दिस केस यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है लाइक f कैलकुलेटेड की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन दी f टेबुलेटेड, तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस होगी, हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी, हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी. और यहाँ पे जहाँ पे हमारी f कैलकुलेटेड की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन दी इज़ लेस दैन दी टेबुलेटेड वैल्यू, यहाँ पर हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट होगी. सो बाय एनालाइजिंग दिस टू कंडीशन यू कैन से दैट द f कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज़ 2 is less than the f tabulated value for 1%. So this condition would be accepted and at this the null hypothesis would be accepted. ये हो गया हमारा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 रैंडम सैम्पल्स आर, 2 रैंडम सैम्पल दिए हुए हैं. सो सैम्पल नंबर 1 एंड सैम्पल नंबर 2. साइज जो है सैम्पल नंबर 1 की 10 है एंड सैम्पल नंबर 2 की 12 है. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेरिवेशंस फ्रॉम द मीन. सो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेरिवेशन फ्रॉम द मीन की वैल्यू जो है फर्स्ट के लिए 90 है, सेकेंड के लिए 108 है. So test whether the sample come from the same population at 5% level of significance given f 0.05 की जो वैल्यू है for 9,11 is equal to 2.90. तो हमें टेस्ट करना है कि जो सैम्पल है वो सेम पॉपुलेशन से आई हुई है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है. सो अगर सैम्पल साइज़ देख करके कहें तो सैम्पल साइज़ 1 के लिए जो है वो 10 है एंड सैम्पल 2 के लिए जो है दैट इज़ 12. अब हम लोग समीशन x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ये हमें दिया हुआ है 90. और यही सैम्पल 2 मान लेते हैं y के लिए, तो y माइनस वाई बार होल टू दी स्क्वायर इज इक्वल टू 108. दिस ऑल थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन.
सो एस एक्स की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करने आए तो एस एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार टू द होल स्क्वायर अपॉन एन वन माइनस वन। सो एस समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर की जो वैल्यू है हमें 90 दी हुई है, डिवाइडेड बाई फर्स्ट 10 माइनस वन। सो ये हो जाएगा रूट ओवर 90 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल, दैट वुड बी रूट ओवर 10। ये आ गया। अब दूसरा हमारा एस वाई हो जाएगा, तो इसमें भी यही करेंगे, समेशन वाई माइनस वाई बार टू दी होल स्क्वायर अपॉन एन टू माइनस वन। तो यहाँ पे रूट ओवर हमारा इसकी समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर की वैल्यू जो है 108 दी हुई है, एन टू की वैल्यू 12 है, 12 माइनस वन तो 11 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एस एक्स स्क्वायर अपॉन दी एस वाई स्क्वायर। एस एक्स की वैल्यू जो है हमारी, एस एक्स की वैल्यू रूट ओवर 10 थी और एस वाई की वैल्यू जो है रूट ओवर 108 अपॉन 11 थी। सो लेट मी सॉल्व दिस। सो यहाँ पे हमारा एस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा, 10 अपॉन रूट ओवर हट जाएगा, मतलब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 108 अपॉन 11। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 अपॉन 1 होल टू दी अपॉन 108 अपॉन 11। सो अगर कोई क्वेश्चन में ए बाई बी होल टू दी अपॉन सी अपॉन डी दिया होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। सो बाई यूजिंग दिस स्ट्रेटजी वेट अ मिनट, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगी। सो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 11 अपॉन 108। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1.01। सो 1.01 रिमेंबर दिस। सो बेसिकली हम लोग कैलकुलेट किए वैल्यू तो 1.01 आ गई। अब हमें डिसीजन लेने की बारी है। सो यहाँ पे जो f की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो जो है is lesser than the tabulated value of f. So let me see what is the tabulated value. So basically tabulated value is 2. f tabulated की वैल्यू जो है 2.90 है और जो हम लोग f कैलकुलेटेड वैल्यू देखे हैं ये हमारी 1.01 है। तो 100% 1.01 इज़ लेस दैन 2.90। इट मीन्स हमारी जो f कैलकुलेटेड है इज़ लेसर दैन दी f टेबुलेटेड, हेंस द हाइपोथेसिस जो होगी हमारी वो एक्सेप्ट होगी इस कंडीशन में। सो हाइपोथेसिस वुड बी एक्सेप्टेड। Okay, so I think this question is clear to you, and like this you have to solve all the question of the app test. So here let's see some more problem related to that unit. So the demand for a particular space part in the factory was found to vary from day to day. In a sample study the following information was obtained. So यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ एक टेबल दिया हुआ है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमें जो है काई स्क्वायर की वैल्यू जो है पता करनी होगी। सो बेसिकली टेबल में नंबर ऑफ़ पार्ट्स, डेज एंड नंबर ऑफ़ पार्ट्स डिमांडेड की वैल्यू दी हुई है। सो मंडे से लेके सैटरडे तक है एंड वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। और हमारी जो नंबर ऑफ़ पार्ट्स डिमांडेड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। सो क्वेश्चन क्या है, यूज़ काई स्क्वायर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांड डज नॉट डिपेंड अपॉन द
डे ऑफ द वीक एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करके आपको पता करना है कि जो हाइपोथेसिस है नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांड के लिए, वो जो है डेज ऑफ वीक के ऊपर डिपेंड नहीं करती है 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। सो यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू फॉर काई स्क्वायर की वैल्यू फॉर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दी हुई है 0.165। सो काई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस केस में, तो हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग जो है समीशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी अपॉन एन कर देंगे, तो ओवरऑल हमारा जो है 1120 आ गया। अब हम लोग जो है टेबल ड्रॉ करेंगे, तो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हम लोग जो है कैलकुलेट किए। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल फॉर ईच ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी इन दिस क्वेश्चन। सो अब हम लोग जो है ओ आई माइनस ई आई का वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार से हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगे। फिर उन वैल्यूज़ जो आई हैं उनका स्क्वायर कर देंगे। लाइक यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो था ओ आई वो था 1124 और ई आई था 1120, तो ओवरऑल 4 आ गया। अब ये जो है इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग जो है ओ आई माइनस ई आई होल टू दी स्क्वायर की सारे वैल्यूज़ के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमारी जो वैल्यू आई है उसको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करने के बाद हमारा जो है सब सैम्पल के लिए वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद ओवरऑल समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई टू दी होल स्क्वायर अपॉन ई आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आएगा 0.1625। सो काई स्क्वायर की वैल्यू फॉर 0.05 दैट इज़ फॉर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ 0.1625। सो नल हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे एक्सेप्ट होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें टैबुलेटेड वैल्यू जो है 0.165 दी हुई है और टैबुलेटेड वैल्यू हमारी 0.1625 है। इट मीन्स कि हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इट इज़ लेसर दैन द टैबुलेटेड वैल्यू। इट मीन्स हाइपोथेसिस वुड बी एक्सेप्टेड एंड द डिमांड फॉर ईच पार्ट इज़ इक्वल। सो समरी क्या है हमारी, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टैबुलेटेड वैल्यू से कम है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, नल हाइपोथेसिस। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर वो टैबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है, इट मीन्स जो नल हाइपोथेसिस होगी वो रिजेक्ट होगी। सो आई होप एवरी कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव अहेड विद डिस्कशन ऑफ वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक from where you can expect at least one question. So let's see. सो अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी द मेथड ऑफ टेस्टिंग द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन, बट वॉट विल हैपन इफ देयर आर मोर देन टू सैम्पल। सो पिछले चैप्टर्स में मतलब हम लोगों ने 2 सैम्पल के लिए देखा था कि हम लोग कैसे टेस्टिंग करेंगे अगर 2 सैम्पल के मीन में जो है डिफरेंस है। तब हम लोग क्या करेंगे, जब 2 से ज़्यादा सैम्पल होंगे तो वहाँ पे हम लोग जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज़ करेंगे। सो ये जो है क्लासीफाई होता है 1 वे क्लासिफिकेशन एंड 2 वे क्लासिफिकेशन। सो 1 वे क्लासिफिकेशन क्या होता है, लेट अस कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ n सैम्पल ऑब्जर्वेशन विच आर डिवाइडेड इनटू k क्लासेस ऑफ साइज n1 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 n2 n3 up to the nk respectively on the basis of some क्राइटेरिया और द फैक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पे सैम्पल फ्रॉम n1 टू nk ले रहे हैं। इट मीन्स n की वैल्यू होगी, n वुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to k n i। सो यहाँ पे हमारा जो xij होगा दैट वुड बी द jth मेंबर ऑफ द ith क्लास। सो ये हो गया हमारा। सो यू कैन जस्ट सी दिस बिकॉज दिस इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट
have to solve one question of this, so I am going to tell you how to solve the question. So here the question of the ANOVA test, ANOVA table is given to you. सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड रियली टीचर इसको पढ़ाते भी हैं. सो यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम अनोवा टेबल. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. यहाँ पर हमें टेबल दिया हुआ है, सोर्स ऑफ वेरिएंस, ट्रीटमेंट, एरर, टोटल एंड इधर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन्स सम ऑफ स्क्वायर एंड द वेरिएंस रेशियो हमें जो है दिया हुआ है. सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली द क्वेश्चन, दिस इज़ द फॉर्मूला टेबल. सो यहाँ पे हमारा जो है ट्रीटमेंट के लिए k-1 होगा, एरर के लिए n-k होगा, टोटल जो होगा हमारा k-1 प्लस n-k, k से कैंसिल हो जाएगा तो n-1 जो है हमारा टोटल बचेगा. यहाँ पे हमारा SST, SSC, TSS, फिर उसके बाद है हमारा मीन्स सम ऑफ स्क्वायर फॉर द ट्रीटमेंट इज़ MST एंड एरर के लिए MSC, और वेरिएंस रेशियो फॉर द ट्रीटमेंट एंड सबके लिए जो वेरिएंस रेशियो F है दैट वुड बी MST अपॉन MSC. सो ये इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. TSS का जो फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल टू दी SSC प्लस SST. TSS इज़ इक्वल टू समेशन I इज़ इक्वल टू 1 अप टू दी K, summation j is equal to 1 up to the ni plus in bracket xij minus x bar whole to the square. और जो हमारा TSS है इसका मतलब है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है. सो टोटल सम ऑफ स्क्वायर. फिर है हमारा SSF हो गया, फिर टू SSF TSS हो गया, फिर SSC हो गया, दैट इज़ सम ऑफ स्क्वायर एरर. सो इसके लिए ये फार्मूला होता है. फिर SST के लिए फार्मूला ये होता है जो कि होता है सम ऑफ स्क्वायर, सो सम ऑफ ट्रीटमेंट, ऐसे कुछ होता है हमारा. फिर ये हमारा फार्मूला होता है. सो गाइज प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दीज बिकॉज ये सब उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है. लेट्स सी something other. So for solving the question you just need to remember a basic formula which will I tell you later. So यहाँ पे हमारा मीन का तो फॉर्मूला क्लियर ही है सबको कि मीन जो होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अप टू दी nk xn nk xk बार होल टू दी अपॉन n1 प्लस n2 अप टू दी nk. ये x बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया. MST कैलकुलेट का फॉर्मूला हो जाएगा SST अपॉन k-1, और MSC कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा SSC अपॉन n-k. ये हो गया. सो ये हमारा जो MST इज़ एक्सप्लेन्ड वेरिएंस एंड MSC इज़ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस. नाउ सी अ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन से आई होप एवरीथिंग जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. सो टेस्ट द हाइपोथेसिस फॉर द गिवन डेटा. यहाँ पे x1 बार की वैल्यू दी हुई है, x1 बार की वैल्यू 25 है, S1 की वैल्यू 7 है एंड N1 की वैल्यू जो है 4 है. ऐसे ही x2 बार की वैल्यू हमें 28 दी हुई है, S2 की वैल्यू 8 दी हुई है एंड N2 की वैल्यू जो है वो 6 दी हुई है. फिर x3 बार की वैल्यू जो है 26 दी हुई है, S3 की वैल्यू 5 एंड N3 की वैल्यू 5 दी हुई है, और जो हमारा अल्फ़ा का वैल्यू है दैट इज़ 0.05. सो नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू ऑल मीन एरिया इक्वल, और H1 जो है हमारा एटलीस्ट 2 मीन आर डिफरेंट. सो नल हाइपोथेसिस का मतलब कि जो सारे मीन हैं वो इक्वल हैं, और H1 तब होगा जब 2 मीन जो है एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. सो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले x बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो इसका फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस अप टू दी n मतलब 3 सैम्पल्स दिए हुए तो 3 तक जाएंगे तो n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3. जब ये करके हम लोग सारी वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमारी जो x बार की वैल्यू होगी वो जो है 26.53 आ जाएगी.
अब हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ SST। सो SST की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे N1 x1 बार माइनस x बार टू दी होल स्क्वायर प्लस N2। ऐसे ही हम लोग जो है N3 तक जाएंगे। सो N3 x3 बार माइनस x3 होल स्क्वायर। सो सॉल्व करने पर हमारी SST की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 23.7335। एंड SSC गाइस प्लीज़ यूज़ द कैलसी टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। सो SSC की वैल्यू जो है हमारी वो फार्मूला यूज करेंगे N1 S1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 N3 S3 स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल हमारी वैल्यू जो है वो 705 आ जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है K-1, तो K इज़ 3 -1 दैट इज़ 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 2। N माइनस K इज इक्वल टू 4 प्लस and N minus K is equal to 4 plus 6 plus 5 minus 3, so 15 minus 3 that would be 12। अब हम लोग अनोवा टेबल को ड्रॉ करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा K-1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, N माइनस K इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। SST की वैल्यू 23.73 है एंड SSC की वैल्यू 705 है। MST की जो वैल्यू होती है दैट इज़ SST अपॉन MST इज इक्वल टू SST अपॉन K-1, और MSC की जो वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू दी SSC अपॉन N माइनस K। इस तरीके से हम लोग MST और MSC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर F की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी MST अपॉन MSC। सो ये इक्वल हो जाएगा हमारे 0.20195। F जो है हमारा वो वेरिएंस रेशियो है। सो वैल्यू F का फॉर 2,12 जो है वो आ रहा है हमारा 0.20195, और जो हमारा गिवन है वो है F फॉर 2,12 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ 3.08। सो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है इट इज़ लेसर दैन द टैबुलेटेड वैल्यू, सो इट डज़ नॉट लाई इन द रिजेक्शन रीजन। जो नल हाइपोथेसिस होगी वो हमारी एक्सेप्ट होगी। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी अबाउट, बट यू हैव टू, मतलब कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कहाँ पे कैसे हमें फॉर्मूले को यूज़ करना है। सो इफ़ यू वांट टू स्किप दैट पार्ट दैट इज़ ऑल्सो नॉट very much lossable, but from my perspective you should solve all the type of questions so that you can solve each and every question in your examination. So ANOVA टेस्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम लोग जो है सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो द 3 सैम्पल इज़ गिवन बिलो टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ इक्वल वेरिएंस। सो 3 सैम्पल को हम लोग जो है एक नॉर्मल पॉपुलेशन से ले रहे हैं जिनमें सबका जो वेरिएंस है वो बराबर है। सो हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करनी है एट 5% लेवल सच दैट द पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। सो हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है कि जो मीन दिया हुआ है वो जो है इक्वल है। सो 3 सैम्पल है हमारा ABC, और इसकी जो है हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। वेरिएंस तीनों का सेम है, और F की वैल्यू फॉर 2,12 दैट इज़ टैबुलेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू दी 3.88। सो सैम्पल A के लिए x1 बार की वैल्यू जो होगी समेशन x अपॉन n हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 8। x2 बार की वैल्यू जो है हमारी 10 आ जाएगी, एंड x3 बार के लिए वैल्यू जो है वो 12 आ गई। फिर हमारा x बार की जो वैल्यू निकालेंगे इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार प्लस N3 x3 बार होल टू दी अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ऐसे करेंगे तो हमारा जो x बार का वैल्यू है ये 10 आ जाएगा। अब SST कैलकुलेट करेंगे तो SST का जो फॉर्मूला होता है N x1 बार माइनस x बार होल स्क्वायर प्लस N2 x
x2 बार माइनस x बार होल स्क्वायर प्लस n3 x3 बार माइनस x बार होल स्क्वायर। सो इस तरीके से सॉल्व करने पर जो SST की वैल्यू आएगी वो हमारी SST की वैल्यू जो है वो हमारी 40 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो SSC है वो हो जाएगा n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n3 s3 स्क्वायर। तो s1 जो होगा इट वुड बी इक्वल टू द रूट ओवर x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। ऐसे ही हम लोग जो है S2 S3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, S1 का, फिर S1 स्क्वायर, फिर S2 का स्क्वायर, फिर S3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं। तो x1 सैंपल दिया हुआ है, x1 बार की वैल्यू जो है वो 8 दी हुई है। तो यहाँ से हम लोग x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर x2 का भी ऐसे ही कर लेंगे, फिर x3 के लिए भी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। सो S1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 20 है, S2 स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज़ 10 एंड S3 स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज़ 34। सो यहाँ पर SSC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n3 s3 स्क्वायर। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 320 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम k माइनस 1, सो 3 माइनस 1 दैट वुड बी 2 एंड n माइनस k इज इक्वल टू n माइनस k। सो ये हो जाएगा हमारा दैट इज़ 12। सो अब हम लोग खुद से टेबल ड्रॉ करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, वेरिएंस रेशियो। सो यहाँ से हम लोग जो है MST और MSC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर F की वैल्यू इज इक्वल टू MST अपॉन MSC। सो ये आ जाएगा हमारा 20 अपॉन 26.66। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो F का वैल्यू आएगा दैट वुड बी 0.7501। सो F जो है हमारा ये वेरिएंस रेशियो एंड F की वैल्यू ये आ गई। सो हमारा जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया था जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 3.88। गिवन वैल्यू मतलब टैबुलेटेड वैल्यू इज़ 3.888 और F जो है कैलकुलेटेड वो आ गया हमारा 0.7501। सो F कैलकुलेटेड जो है इट इज़ लेसर दैन दी F टैबुलेटेड। इट मीन्स जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी। So calculated value is lesser than the tabulated value, hence hypothesis would be accepted. So decision making will be, hence the calculated value of F is smaller than the tabulated value 3.88. Therefore the null hypothesis is accepted. Hence there is no significant difference between the mean of 3 samples. So इससे ये प्रूफ होता है कि तीनों सैंपल के मीन में जो है कोई भी बड़ा अंतर नहीं है और नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो यू मस्ट सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल गिवन डेथ रिकॉर्ड ऑफ 3 हॉस्पिटल। सो 3 हॉस्पिटल हैं, उसमें जो डेथ रिकॉर्ड होता है उनका दिया हुआ है डेटा। सो हॉस्पिटल ए जो है उसका दिया हुआ है, हॉस्पिटल बी एंड हॉस्पिटल सी, ये डेटा दिया हुआ है। फ्रॉम द टेबल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डेथ per month among 3 hospital, given that the tabulated value F2, 12 is equal to 3.88 at 5% of level of significance. सो हॉस्पिटल ए के लिए हमारा जो x1 बार की वैल्यू होगी दैट वुड बी समेशन ऑफ x अपॉन n। तो यहाँ पे समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 3 + 4 + 3 + 5 + 0 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 5
3 4 7 3 10 5 15 डिवाइडेड बाई 5, सो हमारा इसका जो है 3 आ गया। ऐसे ही हॉस्पिटल बी एंड हॉस्पिटल सी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो हॉस्पिटल 1 के लिए हमारा जो है 3 आ गया, हॉस्पिटल 2 के लिए 4 एंड हॉस्पिटल सी के लिए हमारा जो है 5 आ गया। अब हम लोग एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार प्लस N3 X3 बार होल टू दी अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ऐसे करेंगे, फिर हम लोग कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू जो है एक्स बार की वो 4 आ गई। अब हम लोग जो है SST कैलकुलेट करेंगे, SSC कैलकुलेट करेंगे, MST कैलकुलेट करेंगे, MSC कैलकुलेट करेंगे एंड देन F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी MST अपॉन MSC। सो SST की वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो है 10 मिल जाएगा। गाइज प्लीज़ यूज़ दिस फार्मूला, एंड फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। विदाउट रिमेंबरिंग द फार्मूला यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इवन अ सिंगल क्वेश्चन. So you must remember the formula. For this you can write all the formula of one chapter at a page, on a single page, and after that you can remember it for multiple times so that you can remember it. And especially one more important thing is that before giving your examination, like 1 and 2 hour before the examination, you should have that page where you have written all the formulas, and you just need to go through all the chapters formula so that you can build a little bit confidence into your mind. And I hope this will work for you and you will rock in your examination. So and that is the thing I want to tell you guys. So please remember the formula, because formula is everything. अब हम लोग जो है SSC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो आई हैव टोल्ड यू द फार्मूला टू कैलकुलेट द SSC वैल्यू. सो N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस N3 S3 स्क्वायर. ऐसे अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे पूरे, तो इसमें S1 S2 S3 की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो S1 S2 S3 की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो दिस इज़ अ ट्रिकी लेंदी क्वेश्चन. सो you can't expect this type of question in your examination, but ये previous year question है, so you can also expect. So you can predict. So S1 जो standard deviation का formula होता है वो होता है हमारा रूट ओवर x1 x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1. सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला. सो यहाँ पे आप S1 S2 एंड S3 तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड कैलकुलेट करने के बाद आप जो है फॉर्मूले में यूज़ करेंगे. सो x1 है तो x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर निकालेंगे. x1 बार की वैल्यू 3 आई थी, तो इस प्रकार से हम लोग जो है x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे. फिर x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे. फिर x3 माइनस x3 बार होल टू दी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड सबका समेशन भी निकालेंगे. सो S1 स्क्वायर की वैल्यू हमारी 14 आ जाएगी, S2 स्क्वायर की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी, S3 स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी 10 आ जाएगी. सो SSC की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए तो हमें जो है वो 150 मिल गया. फिर उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर बात करें तो K माइनस 1. सो 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2. और अगर बात करें n माइनस k की तो ये हमारा जो है 12 आ गया. सो एरर के लिए हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n माइनस के होता है, एंड ट्रीटमेंट के लिए K माइनस 1. सो आपको ये जो है टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा. सोर्स ऑफ वेरिएंस दैट इज़ ट्रीटमेंट एंड एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो K माइनस 1, सो K इज़ 3, सो 3 माइनस 1 इज़ 2, एंड degree of freedom for the error is n minus k, and n is 15 and k is 3. so 15 minus 3 12 आ जाएगा हमारा. SST 10 कैलकुलेट किए थे, SSC 150. अब MST कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है यूज़ करेंगे फार्मूला SSC अपॉन K माइनस 1. और MSC की वैल्यू कैलकुलेट करने के टाइम पे हम लोग यूज़ करेंगे, MST की जगह पे MSC में हम लोग जो है SST का यूज़ करेंगे. सो MST इज़ इक्वल टू SST अपॉन K माइनस 1, और MSC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए SSC अपॉन
n माइनस के का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो हियर अ स्मॉल ट्रिक विच आई कैन टेल यू. MST है तो SST है, तो इट मीन्स लास्ट में हमारा एक T साउंड कर रहा है, MST SST. और MSC है तो यहाँ पर भी SSC है, तो C लाइक साउंडिंग लाइक दिस. सो MST के लिए SST अपॉन K-1 और MSC के लिए SSC अपॉन N-K. सो आप जब टेबल ड्रॉ करेंगे तो यू कैन ईज़िली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ MST एंड SSC, क्योंकि इस टेबल में SST है एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है K-1 है. सो यू जस्ट हैव टू डिवाइड दिस वैल्यूज़. सो यहाँ से हमारा MST 5 आ गया, MST 5 आ गया, MSC जो है हमारा 12.5 आ गया. सो F जो होता है वो होता है हमारा MST अपॉन MSC. सो दैट वुड बी इक्वल टू दी 5 अपॉन 12.5. सो ये हो जाएगा हमारा बराबर 0.4 के. वेट अ मिनट. सो वैल्यू जो है F की जो हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू है, F की कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ 0.4. और जो 5% पर हमें जो है टैबुलेटेड वैल्यू होती है दैट इज़ 3.88. सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेसर दैन दी टैबुलेटेड वैल्यू. इट मीन्स जो हाइपोथेसिस होगी वो हमारी एक्सेप्ट होगी. सो द कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस दैन दी टैबुलेटेड वैल्यू. Therefore, the null hypothesis is accepted. Hence, there is no significant difference between the mean of 3 samples. So, तीनों सैम्पल में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है उनके मीन में नहीं है. तो बेसिकली जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी तो मतलब कि जितने सैम्पल्स हैं उनका जो मीन होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. और जब सॉरी और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो वहाँ पर मतलब है कि जो उन सैम्पल्स के जो मीन है वो डिफरेंट है. सो यहाँ पर हमारा वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 1 वे में था, ये 2 वे में है. सो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ें हैं, बस यहाँ पर हमारा 3 चीज़ें आ जाती हैं, बिटवीन कॉलम, बिटवीन रोज एंड द एरर, जो कि सोर्स ऑफ वेरिएंस है. तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम जो होगा वो SSC हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर कॉलम, एंड ये जो हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर रो, और ये हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर एरर. डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर बिटवीन द कॉलम वुड बी C-1, रो के लिए R-1 एंड एरर के लिए C-1 इंटू R-1. और फिर मीन ऑफ स्क्वायर जो है ये हो जाएगा हमारा कॉलम के लिए MSC, दैट वुड बी SSC अपॉन C-1, और रो के लिए हो जाएगा SSR अपॉन R-1. और थर्ड है हमारा एरर के लिए MSC इज इक्वल टू SSC अपॉन C-1 इंटू R-1. और इसके लिए हम लोग जो है FC एंड FR की वैल्यू फॉर द कॉलम एंड फॉर द रो कैलकुलेट करेंगे. तो FC हो जाएगा हमारा MSC अपॉन MSE. और अगर रो के लिए देखें तो FR इज इक्वल टू MSR अपॉन MSC. सो इन दिस वे यू कैन यूज़ दिस फार्मूला टू सॉल्व योर क्वेश्चन. सो यहाँ पे N जो है टोटल सैम्पल है, C इज़ कॉलम, R इज़ रो, T इज़ टोटल सम ऑफ रो एंड कॉलम, फिर TR जो है सम ऑफ रो है एंड TC इज़ द सम ऑफ कॉलम. सो SSR वुड बी इक्वल टू द समीशन ऑफ TI स्क्वायर अपॉन R. सो दैट वुड बी समीशन ऑफ TR स्क्वायर अपॉन R. ऐसे ही कॉलम का SSC हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू दी समेशन TC स्क्वायर अपॉन C. फिर TSS हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू T स्क्वायर अपॉन N. सो यहाँ पर हम लोग जो है ऐसे करते करते हम लोग SSC इन सारी चीज़ों की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे, करेक्शन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. सो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा. इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस देन यू मस्ट कीप 20 minutes फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, नॉट एज मच बट
इफ़ यू हैव मोर टाइम इन योर एग्जामिनेशन, लाइक आप सारे क्वेश्चन करके बैठ गए एंड यू हैव एक्स्ट्रा 10 to 20 मिनट, देन यू कैन अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मतलब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले एंड यू हैव टू मेड योर स्ट्रैटेजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो यू जस्ट need to take care of this type of question. So let's see a question. So I think this question will solve your all doubts. So let's see. Yes, sorry. So question is, in a certain factory, production can be accomplished by 4 different workers on 5 different types of machine. A sample study was made with two whole object of examining whether the 4 workers differ with respect to mean productive and whether the mean productive is the same for the 5 different machines. The research involved in the study records while analysis the data under फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर फॉर वेरिएंस, इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है. सो सम ऑफ स्क्वायर फॉर वेरिएंस बिटवीन द मशीन दैट इज गिवन एज 35.2. सम ऑफ स्क्वायर वेरिएंस बिटवीन द वर्कमैन इज इक्वल टू द 53.8. फिर सम ऑफ स्क्वायर फॉर द वेरिएंस इज इक्वल टू 174.2. सो बेसिकली क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन में 4 डिफरेंट वर्कर जो हैं 5 डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन पे जो है काम कर रहे हैं. एक सैंपल बनाया जाता है ये एग्जामिन करने के लिए कि जो 4 वर्कर हैं विदर द 4 वर्कर डिफर विथ रिस्पेक्ट टू मीन प्रोडक्टिव. सो एक जो है एग्जामिनेशन करा जाता है कि जो 4 वर्कर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिफ़र कर रही है एक दूसरे से या नहीं. तो 5 मशीन के लिए जो 4 वर्कर का जो मतलब प्रोडक्टिविटी है वो उनका जो मीन है वो सेम है कि इक्वल डिफरेंट है. इस चीज़ को हमें जो है एनालाइज करना है. सो इस रिसर्च में कुछ डेटा दिया हुआ है. तो इसमें हमें सम ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है मशीन्स के बीच का, फिर उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएंस बिटवीन द वर्कमैन और फिर सम ऑफ स्क्वायर फॉर द वेरिएंस दिया हुआ है. सो सेट अप अनोवा टेबल फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द इन्फ्रेंस अबाउट द वेरिएंस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सो इसमें अनोवा टेबल को बनाना है और बताना है नल हाइपोथेसिस के बारे में एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. So first one is the 4 workmen do not different with respect to their mean productive. तो इसमें जो है हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, जो 4 वर्कमैन हैं उनका जो मीन प्रोडक्शन है या फिर जो प्रोडक्टिविटी है वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, इट मीन्स सेम है. और सेकेंड चीज़ दी हुई है कि द मीन प्रोडक्टिव इज सेम फॉर द 5 डिफरेंट मशीन. सो दूसरा है जो मीन प्रोडक्टिव है 5 मशीन के लिए, 5 डिफरेंट मशीन के लिए वो भी सेम है. सो अनोवा टेबल जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ वेरिएंस बिटवीन मशीन हो जाएगा, बिटवीन वर्कमैन एंड ईरर हो जाएगा. सम ऑफ स्क्वायर देखिए तो SSC की वैल्यू हमें जो है 35.2 दी हुई है क्वेश्चन में, SSR 53.8 एंड SSC की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं TSS माइनस SSC माइनस SSR. तो इससे हमारा जो है 85.2 आ जाएगा. फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज़ C-1 4 आ गया, R-1 3 आ गया एंड ईरर के लिए C-1 इंटू R-1 ये हमारा 12 आ जाएगा. फिर मीन ऑफ स्क्वायर MSC की बात करें तो हमारा आ जाएगा SSC अपॉन C-1 सो 8.8 आ गया. फिर MSR हमारा जो है 17.93 आ गया, MSC जो है हमारा 7.1 आ गया. वेरिएंस रेशियो अगर देखें मशीन के लिए तो MSC अपॉन MSE आ जाएगा. सो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.239 और ऐसे ही हम लोग जो है FW मतलब कि वर्कमैन के लिए देखें तो MSR अपॉन MSC दैट वुड बी इक्वल टू 2.525 ये आ गया. तो हमारा जो है FM अपॉन FW मतलब FM और FW की वैल्यू आ गई. सो क्रिटिकल वैल्यू द वैल्यू ऑफ F फॉर 4 and 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 3.49.
and for 3 and 12 degree of freedom is 3.4. सो डिसीजन क्या हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये वो जो है 1.24 है. सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ 1.24. और लेस दैन द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ 3.49. सो नल हाइपोथेसिस जो होगी वो एक्सेप्ट होगी. ओ सो फॉर फर्स्ट कंडीशन मशीन के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा जो है टैबुलेटेड वैल्यू फॉर 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो 3.49 है. और जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आई है वो है सो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 1.239. सो ये कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेसर दैन द टैबुलेटेड वैल्यू. सो मशीन के लिए जो हमारी नल हाइपोथेसिस होगी वो एक्सेप्ट होगी. मतलब जो कंडीशन दिया हुआ है कि जो मशीन्स जो हैं डिफरेंट उनका जो है मीन प्रोडक्शन या फिर जो मीन प्रोडक्टिविटी है वो सेम है, ये एक्सेप्ट होती है. फिर दूसरा हमारा जो है वो वर्कमैन के लिए है. सो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है FW की वो है 2.525. ये है कैलकुलेटेड वैल्यू. और टैबुलेटेड वैल्यू हमारी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए जो है होती है 3.4. तो यहाँ पर भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेसर दैन दी टैबुलेटेड वैल्यू. तो यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी. सो दोनों कंडीशन में जो है हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है. सो हेंस वी कैन राइट there is no significant difference in the productive of different type of machine as well as between the mean productive of the worker. so machine और जो वर्कमैन है दोनों के mean productivity में जो है कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. और जो नल हाइपोथेसिस होगी दोनों केस में वो एक्सेप्ट होगी. सो गाइज दिस इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो इसमें एक साल में पूछा गया था इवन इन माय एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो यहाँ पे कुछ टर्म है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं. सो यू जस्ट गो थ्रू दिस टाइप ऑफ द टर्म सो दैट यू कैन स्कोर 2 मार्क्स क्वेश्चन लाइक 2 मार्क्स क्वेश्चन. सो 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. सो फर्स्ट है हमारा रेप्लीकेशन. सो वेन एवर यू विल लिसन दिस वर्ड सो यू विल थिंक लाइक being a biology student application would be like copying DNA, but it is not as much. so replication math में क्या होता है? so any treatment is repeated a number of time to obtain a valid and more reliable estimate than which is possible with one observation value. कोई भी हम लोग जो है मान लेते हैं किसी नंबर के साथ हम लोग जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब 3-4 बार उस पर जो है बार बार ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि हमें एक जो है वैलिड आंसर मिल सके. इस चीज़ को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं. एंड ये इसलिए करा जाता है ताकि हमें एक वैलिड आउटपुट मिले. जैसे कि अगर हम लोग एक बार कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं वहाँ की वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट कर लिए सो दैट वुड नॉट बी मच मोर वैलिड डेटा. उस डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा वैलिड करने के लिए यू treat that number again and again for the multiple times so that you can get more valid value. Replication provide an efficient way of increasing the precision of an experiment. ये एक अच्छा तरीका होता है जिससे हम लोग जो है जो कोई भी एक्सपेरिमेंट का जो एक होता है ना करेक्टनेस परसेंटेज जो होता है उसको सही करने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका होता है. प्रिसीजन इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें सही होने के चांसेस जो होते हैं ज़्यादा से एकदम 100% करेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं तब जब जितने ज़्यादा हम लोग जितनी बार उस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करते हैं, मतलब कि उस एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम हम लोग जो है ट्रीट करेंगे सो दैट वी कैन गेट मोर प्रिसाइज वैल्यू. रेप्लिकेशन प्रोवाइड मोर ऑब्जर्वेशन व्हेन द सेम ट्रीटमेंट इज़ यूज. रेप्लिकेशन जो है हमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन देता है जब हम लोग सेम ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं. ये जो है प्रिसीजन को इंक्रीज करता है. बेसिकली रेप्लिकेशन क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसको जो है हम लोग मल्टीपल टाइम ट्रीट करते हैं, मल्टीपल ट्रीटमेंट
मल्टीपल टाइम ट्रीट करते हैं फॉर द प्रिसीजन। सो ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको ट्रीट करेंगे तो हमें जो है प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी एंड एक वैलिड डेटा जो है हमें देखने को मिलेगा। सो रेप्लिकेशन बायोलॉजी में भी होता है, कॉपी करना, डीएनए की कॉपी बनाना इस रेप्लिकेशन। वैसे इसी में किसी भी नंबर को बार बार उसको ट्रीट करना सो दैट यू कैन गेट अ वैलिड डेटा। सो दिस इज रेप्लिकेशन। फिर है हमारा रैंडमाइजेशन। So the principle of randomization involves the allocation of treatment to experimental unit at random to avoid any bias in the experiment resulting from the influence of some extraneous unknown factor that may affect the experiment. So इसमें